नहीं, पहले संजय मिश्रा जी पे बात कर लेता हूँ। संजय जी। मिश्रा को टेक्निकली आज उनका कार्यकाल पूरा होना था तो हो गया और दूसरे का अपॉइंटमेंट हो गया, लेकिन जो चर्चा थी कि उनको कोई और पद दिया जाएगा और वो उसकी संभावना तो कल है, आज तो कुछ होना नहीं था उसमें, तो संभव है कि वो कल कुछ हो। और जो अभी तक की स्थिति थी उसमें मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का काम बिना संजय मिश्रा के चलेगा। तो और जैसी चर्चा थी तो हो सकता है कि उनको कल कुछ बनाया जाए, तो इसलिए अभी उनका जाना बहुत महत्व माने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो जाना ही था, वो तो तय ही था। अब एक दो चार दिन में अगर उनको कोई और अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है और ईडी को उनके अंडर में नहीं ला दिया जाता है, तब फिर हम सोचेंगे कि हाँ वो वाकई चले गए। तो अभी वो गए नहीं है और वो जाना, और जो जाना था वो मुझे लगता है कि वो पूरा नहीं है, तकनीकी है, ठीक है। जहां तक बीजेपी के बुरे दिन की बात है, तो बीजेपी का लंबा इतिहास है, माने भारतीय राजनीति में बीजेपी का लंबा इतिहास है और हमको उसी ढंग से देखना चाहिए कि आरएसएस, संघ परिवार, जनसंघ सब मिलकर भारत में कांग्रेस की सत्ता रही, सेंट्रिस्ट, मध्यमार्गी, और भाजपा या जनसंघ दक्षिणपंथी या शासन करने के लिए उतावले रहे। इमरजेंसी उनको एक अच्छा मौका मिला था और जिसमें उन्होंने बाकी विरोधियों के साथ मिलकर, जनसंघ के साथ मिलकर और बाकी विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। जो उनकी स्थिति तब तक थी वो 2.5-3 साल में बिखर गई पूरी तरह, सब लोगों ने देखा, हम सब लोग जानते हैं। ये जी। 1975 के बाद बीजेपी को सत्ता में आने के लिए रणनीति बदलनी पड़ी। उनको जो लग रहा था कि कांग्रेस के विरोध से वो सत्ता में आ जाएंगे, वो सब जब 19 इमरजेंसी के बाद नहीं सफल हुआ या 2.5 साल में 3 साल में सरकार गिर गई, तो विपक्ष ने या माने मैं संघ परिवार कहूंगा, संघ परिवार ने सत्ता को पर कब्जा करने के लिए जो सब किया, उसमें बाबरी मस्जिद से लेकर बाकी आंदोलन, रथ यात्राएं वगैरह वगैरह सब है। और उससे जो देश में माहौल बना, उससे बीजेपी सत्ता में आ गई। और सत्ता में आने के लिए आरएसएस का जो रोल है, आरएसएस का जो काम है, वो सब अपनी जगह है और हम सब लोग जानते हैं, सबका अलग अलग तरह का अनुभव है, वो अपनी जगह है। तो वो सब करने के बाद जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया गया गुजरात के बाद से मेरा मतलब दोनों है, गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद और गुजरात में जो हुआ उसके बाद जब उनको कैंडिडेट बनाया गया, तो बहुत क्लियर था कि बीजेपी डेस्परेट है किसी तरह सत्ता में आने के लिए, और सत्ता में आने के जो सामान्य तरीके हो सकते हैं, काम करके, योग्यता दिखाकर, उम्मीद बंधाकर, उस सबसे उसको सत्ता नहीं मिल रही है। और मोदी जी के सत्ता में आने के लिए जो उन्होंने वादे किए, जो आश्वासन दिया, जो उम्मीदें दिखाई, 100 दिन में 15 लाख, विदेश में स्विस बैंक में रखा पैसा वगैरह वगैरह, तो वो सब इतना ज्यादा था। बाकी मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ आंदोलन, उसमें झूठ सच सब मिलाकर जब इनको सत्ता मिल गई, तो मेरा मानना था कि सत्ता मिलने के बाद पूरे संघ परिवार को कायदे से काम करना चाहिए था और सत्ता में होने का उसका लाभ उठाना चाहिए था, सो दैट कि भारत में एक बढ़िया कांग्रेस और एक बढ़िया विपक्ष बनता, जिससे लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चलती रहती। वो देश के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए फायदेमंद होता। पर बीजेपी ने, पूरे संघ परिवार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैसा कुछ नहीं किया। जो किया वो बहुत साफ है कि हिंदू मुस्लिम करो, लोगों को बांटो, किसी तरह सत्ता में बने रहो और पार्टी के लिए या वैसे पैसे इकट्ठा करो, यही हुआ है। माने आप देखिए कि किसी को भी शांति से अपना काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो भी बिजनेसमैन है, जिनका माने ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे या जब उन्होंने अपना अभियान शुरू किया था और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जब कार्य शुरू किया था, तब भी आप अगर बिजनेस हाउसेस को परेशान करेंगे, काम नहीं करने देंगे या उन पर अनावश्यक छापा मारेंगे, मैं नहीं कहता कि सब ठीक है और सब ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो योगदान है उसमें अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं और जो बहुत अपरेंट नहीं है और बहुत स्पष्ट नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको काम करने देना चाहिए। उनका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी चोरी अगर बहुत नुकसान नहीं कर रही है तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है, ये मेरा मानना है, मतलब मैं गलत हो सकता हूं फिर भी। तो इस हिसाब से जिस ढंग से सबको परेशान किया गया, शेल कंपनीज बंद कर दी गई, एनजीओ को काम नहीं करने दिया गया, जो भी नरेंद्र मोदी का किसी भी तरह से विरोध कर सकता है उसको कमजोर किया गया, तो
और नोटबंदी, राफेल जैसे सौदे हुए, पेगासस, इस तरह के जो काम हुए जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, तो लग ही नहीं रहा है कि कोई सिस्टम है, कोई काम कर रहा है, कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है। एक डिक्टेटरशिप की तरह काम चल रहा है। एक सर्वे जी में पता चला है कि दुनिया भर में 52% इंडियंस डिक्टेटरशिप पसंद करते हैं। मुझे भी लगता है कि हम सब लोग घर में, समाज में थोड़ा डिक्टेटरशिप देखते हैं, झेलते हैं और करते भी हैं। हम लोगों से कहा जाता है कि बड़े को प्रणाम करना है, और फिर कहा जाता है कि इसको 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 नहीं करना है। जो नौकर हो सकता है, जो किसी छोटी जाति का हो सकता है, वगैरह वगैरह। और हमें यह सवाल नहीं करने दिया जाता है कि जब बड़ों को प्रणाम करना है तो इन 3 लोगों को क्यों नहीं करना है, इन 5 लोगों को क्यों नहीं करना है जो मुझसे बड़े हैं। तो इस तरह से हम लोग घर में, समाज में बचपन से देख रहे हैं कि डिक्टेटरशिप होता है और सवाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए अगर मोदी जी से सवाल नहीं किया गया तो वो हमारा वही समाज था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमानी करें। अगर इस डिक्टेटरशिप के साथ आप कुछ अच्छा करते तो वो निश्चित रूप से पसंद किया जाता। और डिक्टेटरशिप इसीलिए चल रही है या पसंद की जा रही है कि उससे एंड रिजल्ट अच्छा होता है या अच्छा दिखाई देता है। होता हो या ना हो, अच्छा लगता है। तो मोदी जी ने ऐसा, मोदी जी या संघ परिवार ने 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बुरी तरह निराश किया। मैं कोई उनका प्रशंसक नहीं हूं, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन जो मौका था उसका फायदा तो जरूर उठाया जाना चाहिए था। उस लिहाज से इन लोगों ने कोई फायदा नहीं उठाया और मनमानी की, बेईमानी की और पैसे कमाने की अति कर दी। तो डर जो है वो इसलिए भी है कि ये सब ज्यादा था। और जहां तक बुरे दिन की बात है कि इन सब के बाद जो आरएसएस पे जो 3 बार, मेरे ख्याल से 3 बार प्रतिबंध लग चुका है आजादी के बाद से लेकर अभी तक, तो अब ये दिखाई देता है कि आरएसएस ने जो सत्ता में आने की बात किया, पहले लगता था कि आरएसएस सत्ता में आएगा, कुछ काम करेगा वगैरह वगैरह, एक पॉलिटिकल जी पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर 10 साल सत्ता में रह के उसने सब कुछ होने दिया और कुछ भी विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया, अभी भी वो कैंडिडेट नहीं बदल रहा है, तो बहुत क्लियर है कि सब में पूरे संघ परिवार की मिलीभगत है। तो क्या उसको भारत में कार्य करने का की छूट मिलनी चाहिए? तो मुझे इस लिहाज से लगता है कि बीजेपी के बहुत बुरे दिन आने वाले। वो हार जाएगी और सिर्फ चुनाव नहीं हारेगी, उसका भविष्य भी संकट में है, खतरे में है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बुरे दिन है उसके, जो इस सत्ता में नहीं रहने से या 5 साल बाद हार जाने से शायद इतने बुरे नहीं होते जो 10 साल सत्ता में रहने से हुए। उसी का अगला स्टेप यह है कि अगर बीजेपी इस बार जीत जाएगी तो शायद ही चुनाव, जी वो अगला स्टेप है। लेकिन अगर अभी हार जाएगी तो निश्चित रूप से बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, और सिर्फ बीजेपी की नहीं, पूरे संघ परिवार की। राजीव जी। जी बीजेपी की हालत